हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सभी खुशमिजाज हैं और हमारी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। पिछली क्लास में हम काइनेमैटिक्स शुद्ध गतिकी के कुछ पदों पर चर्चा कर रहे थे और हमने चाल और वेग को समझा था। इनफैक्ट एक विमीय गति में वेग की दिशा धन और ऋण चिन्ह से दिखाई जाती है, इस बात पर जोर दिया था। यदि गति एक विमीय नहीं हो, गति द्विविमीय या त्रिविमीय हो, तो ऐसी दशा में हम वेग को कैसे लिखते हैं, कैसे समझते हैं, आइए इस पर चर्चा आज करते हैं। द्विविमीय गति में वेग। कल्पना करो कि ये दो लंबवत अक्ष x और y अक्ष हैं और एक कण इस बोर्ड की तल में किसी ऐसे पथ के ऊपर गतिशील है। किसी भी क्षण विशेष पर कण के वेग की दिशा पथ के स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। मान लो कण इस पथ के ऊपर इस प्रकार गतिमान है। जिस पल यह कण इस बिंदु पर स्थित है, उस समय उसके वेग सदिश की दिशा क्या है? उत्तर है, इस बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा बनाइए। इसी दिशा में कण के वेग की दिशा है। वेग एक सदिश है और कण का वेग स्पर्श रेखा की दिशा में है। जब यह कण गति करता हुआ यहां पहुंचा, तब इसके वेग की दिशा यहां पर बनाई गई स्पर्श रेखा की दिशा में होगी। तो साफ समझ में आता है कि जब कण एक वक्र पथ पर गतिशील है तो उसके वेग सदिश की दिशा निरंतर बदल रही है। वक्र पथ का अर्थ ही यह हुआ कि गति की दिशा में परिवर्तन हो रहा है। वेग सदिश की दिशा लगातार बदल रही है। हो सकता है कण की चाल न बदले। कल्पना करो कि कण हर वक्त 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है। चाल तो नियत है, चाल एक अदिश राशि है, उसमें दिशा का कोई बोध नहीं है, परंतु वेग बदल रहा है। वेग एक सदिश राशि है और यदि उसकी दिशा भी बदल गई, भले ही परिमाण न बदला हो, परंतु यदि दिशा बदल गई तो वेग सदिश बदल गया। यदि कण की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड नियत है तो वेग का परिमाण 10 मीटर प्रति सेकंड हुआ। वेग का परिमाण ही कण की चाल है, परंतु वेग सदिश की दिशा बदल रही है, इसलिए वेग सदिश लगातार बदल रहा है। तो सामान्यतः जब एक कण किसी वक्र पथ पर गतिशील है तो उसके वेग में लगातार परिवर्तन हो रहा होता है। हम इस वेग सदिश को किस प्रकार लिख सकते हैं? वैसे ही जैसे कि किसी अन्य सदिश को लिखते हैं। इस द्विविमीय गति में हम इस वेग सदिश के दो घटक कर सकते हैं, x घटक और y घटक। जैसे बिंदु P पर जब कण है तो हम वेग सदिश के दो घटक कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। इसको मैं एक अलग से चित्र बना देता हूं, आपको ज्यादा साफ समझ में आए। यह वेग सदिश है, यह x अक्ष की दिशा है और यह y अक्ष की दिशा है। तो जिस प्रकार किसी भी सदिश के हम दो घटक करते आ रहे हैं, ठीक उसी प्रकार इस वेग सदिश के भी हम दो घटक कर सकते हैं। यह वेग सदिश का x घटक है
इसे हम Vx लिख सकते हैं, और यह वेग सदिश का y घटक है, इसे हम Vy लिख सकते हैं। ठीक है, यहां इस चित्र में मैंने दिखाया ऐसे, यह x घटक है Vx और यह y घटक है Vy। इस वेग सदिश को यदि मुझे IJ प्रणाली का उपयोग करते हुए लिखना है तो मैं लिख सकता हूं कण का वेग सदिश Vxi प्लस Vyj है। That's all। किसी ने कहा वेग सदिश के सिर्फ x घटक का मान बताइए तो Vx, वेग सदिश के y घटक का मान बताइए तो Vy। ठीक है, और पूरा वेग सदिश बताइए तो Vxi कैप प्लस Vyj कैप। साथ में यदि किसी ने पूछा कि चाल क्या है अर्थात वेग का परिमाण क्या है तो उत्तर होगा √Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर, क्योंकि किसी भी सदिश का वेग हम वेग सदिश अगर ऐसे लिखा है तो किसी भी सदिश का परिमाण हम ऐसे ही प्राप्त करते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि Vx है क्या चीज, किसको हम Vx कहेंगे, Vx का अर्थ क्या हुआ, वेग के x घटक का अर्थ क्या है। उत्तर है Vx का अर्थ है dx/dt। कण का x निर्देशांक किस दर से बदल रहा है। जैसे कण यहां पर है तो इस कण की स्थिति को व्यक्त करने के लिए जो दो संख्याएं हम बताते हैं वो ये हैं x निर्देशांक और ये हो गया y निर्देशांक। इस बिंदु के निर्देशांक x, y हैं। x जिस रफ्तार से बदल रहा है, जैसे इस स्थिति में जब कण है मान लो उसका x निर्देशांक प्रति सेकंड 3 मीटर बढ़ जाता है, x निर्देशांक प्रति सेकंड अगर 3 मीटर बढ़ जाता है तो dx/dt का मान 3 मीटर प्रति सेकंड हुआ। यही कण के वेग का x घटक है। और ठीक इसी प्रकार कण के वेग का y घटक dy/dt होता है, अर्थात कण के y कोऑर्डिनेट y निर्देशांक में परिवर्तन की दर को कण के वेग का y घटक कहते हैं। इस बात को समझने के लिए हम एक छोटा सा प्रश्न कर लेते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। हम इस पर आधारित एक छोटा सा प्रश्न कर लेते हैं। कल्पना करो किसी प्रश्न में लिखा है कि एक कण XY तल में गतिशील है। एक कण XY तल में गतिशील है और प्रश्न बनाने वाले कहते हैं कि कण के x कोऑर्डिनेट का मान समय के साथ इस प्रकार बदल रहा है। यहाँ x मीटर में है और समय t सेकंड में है, और कण के y कोऑर्डिनेट का मान समय के साथ इस प्रकार बदल रहा है। यहाँ पुनः y मीटर में है और t सेकंड में है। कण के x और y कोऑर्डिनेट कुछ इस प्रकार से बदल रहे हैं, जैसे t = 0 पर जब समय 0 है उस समय x और y 0 है, अर्थात कण समय 0 पर मूल बिंदु पर है। t जब 1 हुआ, समय का मान जब 1 सेकंड हुआ तो x का मान 3 और y का मान 2 हुआ, अर्थात कण एक ऐसी बिंदु पे पहुंच गया जहां x कोऑर्डिनेट 3 है और y कोऑर्डिनेट का मान 2 है। इस प्रकार कण के x और y कोऑर्डिनेट समय के साथ बदल रहे हैं और हमसे कहा गया कण की चाल ज्ञात कीजिए। हमसे कहा गया कि कण की चाल ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, कण की चाल वेग के परिमाण को कहते हैं। किसी कण की चाल उसके वेग के परिमाण को कहते हैं। हम यहाँ सीधा चाल ढूंढेंगे तो बहुत मुश्किल है ढूंढ पाना, लेकिन यदि हमें यह पता हो कि कण की चाल वेग के परिमाण को कहते हैं तो उत्तर हमें
तुरंत प्राप्त हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से देखिए, इस प्रश्न का हल करते हैं। एक्स निर्देशांक समय के साथ ऐसे बदल रहा है, तो हम कण के वेग का एक्स घटक प्राप्त करेंगे dx बाई dt से। एक्स कोऑर्डिनेट किस दर से बदल रहा है dx बाई dt, यह कण के वेग का एक्स घटक है। इसका अवकलन कीजिए। 3 एक नियत राशि है और टी स्क्वायर का अवकलन t के सापेक्ष 2t हो गया। अर्थात कण के वेग का x घटक समय के साथ बदल रहा है। किसी समय t पर कण के वेग का x घटक 6t है। बिल्कुल इसी प्रकार कण के वेग का y घटक कोई पूछे तो dy बाई dt से प्राप्त होगा। इसका अवकलन क्या होगा? 2 नियत राशि है और t का अवकलन t के सापेक्ष तो 1 होता है, अर्थात यह 2 है नियत। dy बाई dt का मान नियत है, dx बाई dt समय पर निर्भर है। अब कोई अगर मुझसे कहता है कि कण का वेग बताइए, तो वेग सदिश को मैं लिखूंगा 6t i कैप और 2j कैप। कण का वेग एक सदिश है, इसका x घटक 6t है और y घटक 2 है, तो 6t i कैप प्लस 2j कैप यह कण का वेग हुआ। अब यदि कोई मुझसे कहता है चाल बताओ, तो चाल वेग के परिमाण को कहते हैं। यह ज्ञान यदि मुझे है तो मैं इस सदिश का परिमाण लिखूंगा उसी प्रकार जैसे किसी भी सदिश का परिमाण लिखते हैं। तो इसे मैं ऐसा लिख देता हूं। अब यदि आपसे कहा गया कि t इज इक्वल टू 0 पर कण की चाल बताओ, जब t का मान 0 है तब कण की चाल बताओ, तो यहां t का मान 0 रख दो। कण की चाल हो गई √4 अर्थात 2 मीटर प्रति सेकंड। जी हाँ, t इज इक्वल टू 1 पर कण की चाल बताओ, यहां t का मान 1 रख दो। √40 मीटर प्रति सेकंड, यही कण की चाल है t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर। तो इस प्रकार हम vx वेग का x घटक और vy वेग का y घटक अलग अलग प्राप्त करेंगे, जिससे हमें वेग सदिश मिल जाएगा और वेग सदिश का परिमाण ही कण की चाल होती है। आशा करता हूं इस बात को आप समझ गए। इसी प्रकार त्रिविमीय गति में, 3 डायमेंशन में त्रिविमीय गति में वेग को हम सामान्यतः vx i कैप, vy j कैप और vz k कैप लिखा करेंगे। ठीक है, जहां x, y और z, vx, vy और vz वेग के x, y और z घटक हैं। हम सभी समझते हैं vx का अर्थ हुआ dx बाई dt, vy का अर्थ हुआ dy बाई dt और vz का अर्थ हुआ dz बाई dt, z निर्देशांक में परिवर्तन की दर। और यदि कोई मुझसे कण की चाल पूछता है तो चाल वेग का परिमाण है, ऊपर लिखे सदिश का परिमाण ज्ञात करने को कहा जा रहा है। इस प्रकार कण की चाल ज्ञात हो जाती है। तो निश्चित रूप से कण की चाल किसी भी स्थिति में ऋणात्मक तो नहीं हो सकती, उसका कोई अर्थ नहीं। इस प्रकार हम द्विविमीय और त्रिविमीय गतियों में वेग को व्यक्त करते हैं। एक प्रश्न वेग पर हम चर्चा को रोकें, खत्म करें, इसके पहले आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, हल करने का पूरा प्रयास कीजिए। एक कण एक वृत्ताकार पथ के ऊपर गतिशील है।
एक कण एक वृत्ताकार पथ के ऊपर गतिशील है। प्रश्न कहता है कि यह कण नियत चाल के साथ वृत्त के ऊपर गति कर रहा है। कण प्रारंभ में बिंदु A पर है और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में घूमता हुआ यह बिंदु B तक पहुंचा। यह कोण समकोण है। R त्रिज्या की यह वृत्त है। कण A से चलकर B तक पहुंचा एक नियत चाल से। प्रश्न में लिखा है कण A से B तक वृत्ताकार पथ पर नियत चाल 2 मीटर प्रति सेकंड से गति करता है। बातचीत में आसानी के लिए मैं ऐसा करता हूं कि ये जो त्रिज्या है वृत्त की, इसे 4 मीटर मान लेता हूं। तो एक कण 4 मीटर त्रिज्या के वृत्त के ऊपर नियत चाल 2 मीटर प्रति सेकंड से गति कर रहा है। वह बिंदु A से चलकर बिंदु B तक जाता है। विद्यार्थियों, आपको बताना है कि A से B की गति के दौरान कण के औसत वेग क्या था। जी हाँ, ठीक सुना तुमने। हमने पूछा A से B की गति के दौरान कण का औसत वेग ज्ञात कीजिए। औसत वेग ज्ञात कीजिए। औसत वेग। यदि आपने प्रश्न को सुन लिया, लिख लिया, वीडियो को पॉज कीजिए, प्रश्न को हल कीजिए, औसत वेग ज्ञात कीजिए। औसत वेग ज्ञात कीजिए। कर रहे हैं आप? वीडियो पॉज किया? कीजिए। देखिए, t इज इक्वल टू 0 पर कण यहां है और किसी समय t पे कण यहां पहुंचा। A से B की गति को, A से B की दूरी को तय करने में कण को समय कितना लगा, बताएंगे आप? कण को समय कितना लगा? t का मान कितना होगा? कैसे ज्ञात करेंगे? दूरी बटा चाल। यह कण इस वक्र पथ के ऊपर गति कर रहा है और एक नियत चाल 2 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है। हर सेकंड में 2 मीटर जाता है। तो ये जो लंबाई है A से B तक, चाप की जो लंबाई है, वही तय की गई दूरी है। तो दूरी बटा चाल कर देते हैं, समय ज्ञात हो जाएगा। तो हम लिखेंगे दूरी बटा चाल। नियत चाल से गति है, इसलिए दूरी बटा चाल ही समय है। दूरी कितनी तय की कण ने? कण ने इस पथ पर गति किया और A से B तक पहुंचा। कितनी दूरी तय की? 2 पाई r का 1/4। वृत्त की परिधि 2 पाई r का 1/4, यह तय की गई दूरी है। और कण की जो चाल थी वो नियत थी 2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक। प्रश्न के मुताबिक r का मान 4 मीटर है। r का मान 4 मीटर यहां रख दीजिए। ये 4 और ये 4 कट गया, ये 2 और ये 2 कट गया और हमें प्राप्त हुआ पाई सेकंड। पाई मतलब 3.14 सेकंड। तो कण को A से B तक की गति, A से B तक की दूरी को तय करने में पाई सेकंड का वक्त लगा है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब औसत वेग क्या होता है? औसत वेग विस्थापन बटा समय को कहते हैं। औसत वेग होता है विस्थापन बटा समय। तो समय तो हमने ज्ञात कर लिया, विस्थापन कितना हुआ
अगर अभी तक आपने प्रश्न को हल नहीं किया तो अभी भी चाहे तो वीडियो को पॉज कीजिए, क्योंकि अब आपको सोचने का एक पथ मिल चुका है कि हमें ऐसे सोचना चाहिए। बताइए विस्थापन कितना, कण का विस्थापन कितना, सोच के बताइए कण का विस्थापन कितना। विस्थापन इस सदिश को कहेंगे, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति को जोड़ने वाला यह सदिश विस्थापन सदिश है, अर्थात ए बी विस्थापन सदिश है। तो यदि कोई मुझसे पूछता है कि विस्थापन क्या है, तो मैं बोलूंगा विस्थापन सदिश ए बी है। ठीक है, विस्थापन की दिशा क्या है, ए बी के अनुदिश। विस्थापन का परिमाण क्या है, विस्थापन का परिमाण क्या है, उत्तर है विस्थापन का परिमाण अर्थात रेखाखंड ए बी की लंबाई। यह कितना है भाई, पाइथागोरस प्रमेय से यदि यह r है, यह r है, तो ये कितना हुआ, √2r, √r² प्लस r²। r का मान 4 मीटर, तो 4√2। जी हाँ, कण का विस्थापन 4√2 मीटर है, किस दिशा में, इस सरल रेखा ए बी के अनुदिश। यही विस्थापन सदिश है। अब कण का औसत वेग, कण का औसत वेग एक सदिश होता है जिसे हम परिभाषित करते हैं विस्थापन बटा समय से, है ना। हमने लिखा था इसको डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। ठीक है, विस्थापन बटा समय। विस्थापन का मान कितना है बताइए मुझे, 4√2 मीटर। समय कितना लगा है बताइए मुझे, पाई सेकेंड। 4√2 बाई पाई मीटर प्रति सेकेंड, यही कण का औसत वेग है। गौर किया जाए, यही कण का औसत वेग है। कोई पूछे कि औसत वेग सदिश की दिशा क्या है, तो विद्यार्थियों याद रखिएगा, औसत वेग ऐसे लिखा है मैंने, वी एवरेज वेक्टर साइन के साथ। औसत वेग की दिशा विस्थापन सदिश की दिशा में होती है, विस्थापन की दिशा में होती है। इस प्रश्न में औसत वेग की दिशा इस सदिश ए बी की दिशा में है। कोई पूछे कि कण के औसत वेग की दिशा बताओ, तो वह दिशा ए बी की दिशा में है। कण का औसत वेग सदिश ए बी की दिशा में है और उस औसत वेग सदिश का परिमाण 4√2 बाई पाई मीटर प्रति सेकेंड है। औसत वेग, आपको क्या लगता है, मुझे क्या लगता है, उससे मतलब नहीं। परिभाषा क्या है, विस्थापन बटा समय। तो दो चीजें ढूंढनी है, विस्थापन ढूंढो, समय ढूंढो, विस्थापन बटा समय करो, यही होता है औसत वेग। इसके अलावा तुम कुछ भी सोचो वो सही नहीं हो सकता। कुछ लोग आश्चर्यचकित हैं कि प्रश्न में लिखा था कि कण एक औसत चाल से गति कर रहा है, नियत चाल से गति कर रहा है 2 मीटर प्रति सेकंड। फिर ये क्या उल जलूल आंसर देते हो। अरे भैया, चाल नियत है, वेग का परिमाण नियत है, वेग सदिश नियत नहीं है। यदि किसी ट्रक का वेग 40 किलोमीटर प्रति घंटा इस दिशा से बदलकर 40 किलोमीटर प्रति घंटा इस दिशा में हो गया, तो क्या वेग में परिवर्तन नहीं हुआ? वेग में भारी परिवर्तन हुआ। वेग एक सदिश राशि है और उसमें परिवर्तन ज्ञात करने के लिए अंतिम सदिश में से प्रारंभिक सदिश का अंतर ज्ञात करते हैं, और यह अंतर ज्ञात करने के लिए सदिशों के योग के त्रिभुज नियम का पालन किया जाता है। तो जब कण यहां से यहां गतिशील हुआ तो क्या उसका वेग नहीं बदला? आंसर है, वेग 2 मीटर प्रति सेकंड था। हां था, वेग का परिमाण तो 2 ही मीटर प्रति सेकंड था, परंतु वेग सदिश की दिशा लगातार बदल रही थी। तो हमें कहना पड़ेगा कि वेग बदल रहा है। तो औसत वेग 2 मीटर प्रति सेकंड नहीं हुआ। औसत वेग एक सदिश है जिसकी दिशा विस्थापन की दिशा में है, वह विस्थापन बटा समय होता है। यदि मैं यह पूछूं कि जब कण बिंदु ए पर है तो उसकी तात्क्षणिक वेग की दिशा क्या है या तात्क्षणिक वेग क्या है, तब उत्तर मैं दूंगा कि अच्छा, चाल है 2 मीटर प्रति सेकंड, तो इस वक्त का वेग तो 2 मीटर प्रति सेकंड। दिशा, पथ के स्पर्श रेखा की दिशा में। जब कण बिंदु ए पर है
2 मीटर प्रति सेकेंड यह वेग है। ठीक इसी प्रकार जब कण बिंदु बी पर है तो 2 मीटर प्रति सेकेंड, वेग 2 मीटर प्रति सेकेंड है इस वक्त का तात्क्षणिक वेग। इसकी दिशा बदल गई, इसकी दिशा अब स्पर्श रेखा की दिशा में इधर है। परिभाषा को तोड़ मरोड़ नहीं करना है। हमें अभी भी कुछ लग रहा है कि नहीं यह उत्तर होना चाहिए, तो अपने आप को यह समझाएं कि हमें परिभाषा का अनुपालन करना है। हमें क्या लगता है उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। आइए अब हम आखिरी पद को समझते हैं जिसे हम त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन। त्वरण वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, फुल स्टॉप। अब इसमें मैं एक विमीय और द्विविमीय अलग अलग करके नहीं बता रहा हूं, एक साथ बता दे रहा हूं, आप मेरी बात को समझ जाएंगे। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यहां पर हम यदि औसत त्वरण की बात करें, औसत त्वरण ए एवरेज, तो यह होगा वेग में परिवर्तन डेल्टा वी बटा समय। यह एक सदिश राशि है त्वरण, उसे आप चाहें तो इस प्रकार लिख सकते हैं। वेग में परिवर्तन स्वयं एक सदिश है, उसको समय से भाग कीजिए, समय अंतराल से, आपको औसत त्वरण प्राप्त होता है। और तात्क्षणिक त्वरण जिसे हम सिंपली ए लिखेंगे, यह dv बाई dt से प्राप्त होता है, जहां v वेग सदिश है। त्वरण एक सदिश है और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मात्रक होता है। त्वरण एक सदिश राशि है। पुनः एक विमीय गति, जब कण एक सरल रेखा के ऊपर गतिशील है, ऐसी स्थिति में ये सदिश चिन्ह को हम छोड़ सकते हैं। त्वरण सदिश है, यह बात हमारे दिमाग में है। उसकी दिशा को बताने के लिए हम धन और ऋण चिन्ह का प्रयोग करेंगे, एज सिंपल एज दैट। तो एक विमीय गति में या रैखीय गति में त्वरण की दिशा धन एवं ऋण चिन्ह के माध्यम से व्यक्त करते हैं। ठीक है। और द्विविमीय या त्रिविमीय गति है, तो जिस प्रकार वेग सदिश को लिखा vx i कैप प्लस vy j कैप, वैसे ही त्वरण को लिखेंगे ax i कैप प्लस ay j कैप, ऐसा लिखेंगे। कुछ उदाहरणों से आप मेरी बात को पूर्णतया समझ जाएंगे। सबसे पहले ये एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, प्रश्न कहता है कि एक कण x अक्ष के अनुदिश गतिशील है। एक कण x अक्ष पर गति कर रहा है। एक कण x अक्ष पर गति कर रहा है। वेग समय के साथ
इस प्रकार बदल रहा है। कण का वेग समय के साथ इस प्रकार बदल रहा है। वेग मीटर प्रति सेकंड में है और समय t जो है वो सेकंड में है। पूछा गया है कण का त्वरण ज्ञात करें। t इज इक्वल टू 5 सेकंड पर। t इज इक्वल टू 5 सेकंड पर कण का त्वरण ज्ञात करें, यह हमसे पूछा गया है। तो विद्यार्थियों, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो पॉज करके इस प्रश्न का हल जरूर करें। बड़ा ही सरल सा प्रश्न है। यहां कण एक्स अक्ष पे गति कर रहा है, इसलिए सभी सदिशों की, सभी सदिश माने विस्थापन, वेग, त्वरण, सभी की दिशा बताने के लिए धन और ऋण चिन्ह का ही इस्तेमाल होता है। यह एक बड़ा ही सरल सा प्रश्न है। इसमें कण का वेग समय के साथ बदल रहा है और हमें त्वरण पूछा गया है। त्वरण dv/dt को कहते हैं। यहां पर इस चिन्ह की आवश्यकता नहीं है, आप लगा सकते हैं पर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी को पता है कि कण जो है वो एक्स अक्ष पर ही गतिशील है। तो यदि उसकी दिशा, त्वरण वेग की दिशा इस तरफ है तो धनात्मक है। किसी भी राशि, विस्थापन, वेग, त्वरण की दिशा इस तरफ है तो वो ऋणात्मक है। तो सीधा सीधा अवकलन करना है, दैट्स ऑल। इसका अवकलन करेंगे। 3 नियत है, t स्क्वायर का अवकलन 2t 6t। t इज इक्वल टू 5 पर ऐसे लिख देता हूं, a का मान t इज इक्वल टू 5 पर क्या होगा, 6 गुना 5 30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस संकेत को पढ़िएगा, a का मान t बराबर 5 सेकंड पर। यही त्वरण है, यही त्वरण है। एक और प्रश्न आपसे पूछता हूं, बताइए। एक कण एक्स अक्ष पर गतिशील है और उस कण के वेग में परिवर्तन को एक ग्राफ के माध्यम से व्यक्त किया गया है। एक कण एक्स अक्ष पर गतिशील है और उस कण के वेग में परिवर्तन को एक ग्राफ के माध्यम से व्यक्त किया गया है, ऐसा। यह समय है सेकंड में और यह वेग है मीटर प्रति सेकंड। एक कण का वेग समय के साथ इस प्रकार बदल रहा है। कण एक्स अक्ष के अनुदिश गतिशील है। हमें बताना है कण का त्वरण ज्ञात करें। t इज इक्वल टू 3 सेकंड पर, t इज इक्वल टू 6 सेकंड पर और t इज इक्वल टू 14 सेकंड पर। इन समयों पर कण का त्वरण क्या है, आपको यह बताना है। कण का त्वरण ज्ञात करें। t इज इक्वल टू 3 सेकंड पर, 6 सेकंड पर और 14 सेकंड पर। वीडियो पॉज करें, प्रश्न का हल बताएं। a बराबर dv/dt। यदि v t के फलन में लिखा होता जैसा कि पिछले प्रश्न में था तो हम अवकलन करते हैं। v और t में रिश्ता तो दिया है पर एक समीकरण के रूप में नहीं दिया है, एक ग्राफीय रूप में दिया है। तो फिर हम dv/dt कैसे ज्ञात करते हैं, ग्राफ की ढाल से। vt ग्राफ की ढाल या प्रवणता dv/dt का मान बताती है और इसी से हमें त्वरण मिलेगा। त्वरण मतलब dv/dt और dv/dt मतलब vt ग्राफ की ढाल, तो त्वरण मतलब ग्राफ की ढाल। अब देखिए
t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर पूछने की बजाय t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर या t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर पूछा होता तो भी हम वही उत्तर देते, क्योंकि हमें पता है कि एक सरल रेखा की एक ही ढाल होती है। इस सरल रेखा की एक ही ढाल है, इस समय पर, इस समय पर, इस समय पर, इस समय पर ढाल एक ही है। ढाल मतलब त्वरण एक ही है। तो 0 से 5 सेकेंड के अंतराल में कण नियत त्वरण से गति कर रहा है। त्वरण का मान होगा, अगर यह कोण θ1 है तो tan θ1, तो a का मान, त्वरण का मान tan θ1, यही ग्राफ की प्रवणता या ढाल है। tan θ1 को लिखेंगे 20/5 अर्थात 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यह कण का त्वरण है 0 से 5 सेकंड के बीच में कभी भी। चलिए, अगर अभी तक आपने अपने इस प्रश्न को हल नहीं किया, अब वीडियो पॉज करके बाकी के 2 प्रश्नों का उत्तर खुद से जरूर देने का प्रयास करें। t इज इक्वल टू 6 सेकंड पर यहां इस अवधि में यह जो ग्राफ है, इसकी प्रवणता, इसकी ढाल 0 है। तो 5 से 10 सेकंड के दरमियान vt ग्राफ की ढाल 0 है, अर्थात कण का त्वरण 0 है। सो दूसरे प्रश्न का उत्तर है 0। तीसरे प्रश्न का उत्तर, 10 से 15 सेकंड के दौरान, 10 से 15 सेकंड के अंतराल में कण का वेग घट रहा है। ऐसे भी समझ में आता है। देखिए, ये फिसल पट्टी वाली ग्राफ है, ये सरल रेखा है। 10 से 15 सेकंड में ढाल एक ही है, मतलब त्वरण का मान एक ही है, पर ऐसी रेखाओं की ढाल ऋणात्मक होती है। हमें यह बात याद है। हमने इस कोण को यदि θ2 माना तो हम कहेंगे त्वरण का मान ग्राफ की ढाल अर्थात tan θ2 ऋण चिन्ह के साथ है, क्योंकि हमने याद किया हुआ है कि ऐसी रेखाओं की ढाल ऋणात्मक होती है, उनके ढाल का मान -tan θ2 होता है। तो ये हो गया माइनस, फिर वही यह 20 और यह 5, 10 और 15 के बीच का अंतराल 5, तो 20/5 -4। विद्यार्थियों, कण का त्वरण जब +4 है, इसका मतलब कण के त्वरण सदिश की दिशा धनात्मक x अक्ष की दिशा में है। कण का त्वरण अगर -4 है, इसका अर्थ त्वरण सदिश की दिशा ऋणात्मक x अक्ष की दिशा में है। तो कण के त्वरण की दिशा बदल गई, कण के त्वरण की दिशा बदल गई। क्या 0 से 15 सेकंड की अवधि में, क्या 0 से 15 सेकंड की अवधि में कण के वेग की दिशा बदली है? नया प्रश्न पूछ रहा हूं। क्या 0 से 15 सेकंड की अवधि में कण के वेग की दिशा बदली है? बदली है ना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बदली है। यदि वेग सदिश की दिशा बदली होगी तो सदिश वेग धनात्मक से ऋणात्मक हो जाएगा। यदि यह ग्राफ ऐसा होता, ऐसा नीचे जा रहा होता, तो वेग ऋणात्मक हुआ। यदि वेग ऋणात्मक हुआ मतलब दिशा बदली। अभी तो पूरे 15 सेकंड की अवधि में वेग धनात्मक ही है, तो वेग की दिशा नहीं बदली है। ठीक से समझो। कुछ लोगों को लग रहा है फिर ये क्या है, अरे वेग घट रहा है, उसकी दिशा थोड़ी बदली है। तुम मोटरसाइकिल लेके जा रहे हो 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ब्रेक लगा दिया, 40, 30, 20, 10, 5, तुम्हारा वेग घटने लगा, तो क्या तुम्हारे गति की दिशा बदल गई? तुम जा तो सामने ही रहे हो ना। हाँ, वेग 40 से 30 से 20 से 10 हुआ, लेकिन जा तो उसी दिशा में रहे हो, वेग की दिशा तो नहीं बदली। तो ये वेग 20 से घटकर +10 हो गया, +5 हो गया, कण उसी दिशा में जा रहा है, सिर्फ उसका वेग का परिमाण घट रहा है। तो वेग की दिशा नहीं बदली है। वेग की दिशा बदली या समझा जाएगा जब यह ग्राफ नीचे आ जाए, समय अक्ष के नीचे आ जाए, ऋणात्मक हो जाए, तब हम कहेंगे कि वेग की दिशा बदली। अन्यथा वेग की दिशा नहीं बदली। ठीक है। एक प्रश्न ऐसा बनाए,
एक कार का वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर की दिशा में है। 10 सेकंड में उसका वेग बदलकर 36 किलोमीटर प्रति घंटा पश्चिम की दिशा में हो गया। कार का औसत त्वरण ज्ञात कीजिए। वीडियो पॉज कीजिए। यह एक्स अक्ष की दिशा, पूर्व दिशा। अच्छा, एक्स लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्या जरूरत है, हम पूर्व इसको लिख देते हैं ईस्ट, ये नॉर्थ, ये वेस्ट और ये साउथ। कार का वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटा में है। मैं आशा करता हूं कि आपको यह ज्ञात होगा, और नहीं ज्ञात है तो याद कीजिए। 36 किलोमीटर प्रति घंटा को यदि हम मीटर प्रति सेकंड में बदलें तो वो 10 मीटर प्रति सेकंड आता है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार 10 मीटर प्रति घंटा के समान है। 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार 5 मीटर प्रति सेकंड के समान है। आप ये यूनिट मात्रक खुद चेंज करके देखिए, आप कर पाएंगे। तो चूंकि समय का 10 सेकंड समय अंतराल दिया गया है, तो समय का माप सेकंड में है, इसलिए मीटर प्रति सेकंड में ही वेग को ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। किलोमीटर प्रति घंटा में लेने से फिर 10 सेकंड के अंतराल को घंटे में लिखने की आवश्यकता पड़ेगी। तो मीटर प्रति सेकंड में ले लेते हैं। 36 किलोमीटर प्रति घंटा अर्थात 10 मीटर प्रति सेकंड वेग है उत्तर दिशा में। ये कार का प्रारंभिक वेग है, ये कार का प्रारंभिक वेग है। इसको मैं लिख लेता हूं सदिश v1। इसका परिमाण है 10 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर दिशा में। 10 सेकंड के पश्चात कार का वेग बदलकर पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। यह कार के अंतिम सदिश, वेग के अंतिम मान को दर्शाने वाला सदिश या फाइनल वेलोसिटी v2, पश्चिम दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड। कार के वेग में परिवर्तन कितना हुआ, यदि पूछूं तो उत्तर क्या होगा? वेग में परिवर्तन कितना हुआ? वेग में परिवर्तन कितना हुआ? कार के वेग में परिवर्तन कितना हुआ? विद्यार्थियों, कार के वेग में परिवर्तन कितना हुआ? मैं सुन पा रहा हूं, कुछ लोग कह रहे हैं 0। अरे बेटा, वेग एक सदिश राशि है, उसकी दिशा बदल गई तो वेग बदल गया ना। वेग में परिवर्तन फाइनल वेग माइनस प्रारंभिक वेग के बराबर है। अंतिम वेग v2 सदिश में जोड़ेंगे माइनस v1 सदिश को, तब हमें ज्ञात होगा v2 माइनस v1। तो कार के वेग में परिवर्तन बताओ, यदि ऐसा प्रश्न है तो v2 में v1 को सब्ट्रैक्ट करना है, v2 में जोड़ना है माइनस v1 को। माइनस v1 नाम का सदिश पहले बना तो लें, कैसे बनाएं? इस v1 को उल्टा कर देते हैं, ऐसा कुछ। इतना ही बड़ा सदिश विपरीत दिशा में यह माइनस v1 सदिश है, इसका परिमाण है 10। इतना ही बड़ा सदिश विपरीत दिशा में यह माइनस v1 सदिश है, इसका परिमाण है 10। अब हम इसको भूल जाएं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमें v2 में जोड़ना है माइनस v1 को। इस v2 सदिश में इस माइनस v1 सदिश को हमें जोड़ना है। जोड़ने के लिए दोनों सदिशों की पूछ एक साथ रखकर बनाई है। ये समानांतर चतुर्भुज का निर्माण कर रहा हूं, ये आयत बन गया क्योंकि यह कोण 90 डिग्री है। और जो परिणामी है इन दोनों का, वह सदिश निश्चित रूप से यह है। जी हां, ये क्या सदिश है? v2 धन माइनस v1, ये अर्थात डेल्टा v। यही सदिश है डेल्टा v, यही कार के वेग में परिवर्तन है। कार की चाल नहीं बदली, पर वेग एक सदिश है, दिशा बदलने से वो बदल गई।
कार के वेग सदिश में परिवर्तन हुआ है। वेग सदिश में परिवर्तन किस दिशा में हुआ है? उत्तर है, चूंकि यह 10 है, यह 10 है, तो यह सीधे तौर पे देखा जा सकता है कि एक वर्ग है और यह कोण 45 डिग्री होगा। वर्ग का विकर्ण कोण को 2 बराबर भागों में बांटता है। यह tan थीटा 10/10 1 हुआ। तो कार के वेग में परिवर्तन का परिमाण 10√2 मीटर प्रति सेकंड है। इस सदिश की लंबाई कितनी होगी? ये 10 है, ये 10 है, तो ये कितना हुआ? √10² + 10² 10√2। कार के वेग में परिवर्तन 10√2 मीटर प्रति सेकंड है और इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम में, साउथ वेस्ट। साउथ और वेस्ट, पश्चिम और दक्षिण के बिल्कुल बीचों बीच में, तो हम इस दिशा को सिंपली लिख सकते हैं साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम के बीचों बीच। कार के वेग में परिवर्तन स्वयं एक सदिश है जिसका परिमाण 10√2 है और जिसकी दिशा दक्षिण पश्चिम की दिशा है। अब औसत त्वरण। औसत त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। ठीक है, हम चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। बिल्कुल, इसका अर्थ यह हुआ कि औसत त्वरण की दिशा वेग में परिवर्तन की दिशा में होती है। अर्थात कोई पूछे कि कण के औसत त्वरण की दिशा बताओ क्या है, तो औसत त्वरण की यही दिशा है जो वेग में परिवर्तन की दिशा है। जी हां, ध्यान दीजिएगा, यही प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कि औसत त्वरण की दिशा मात्र बता दो, तो दक्षिण पश्चिम की दिशा, साउथ वेस्ट की दिशा, जो वेग में परिवर्तन की दिशा है वही औसत त्वरण की दिशा है। औसत त्वरण का परिमाण बताओ, तो वेग में परिवर्तन 10√2 बटा समय 10 सेकंड। प्रश्न में लिखा है कि 10 सेकंड में वेग यह से बदलकर यह हुआ, तो उत्तर हो गया √2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण मतलब वेग परिवर्तन की दर, औसत त्वरण वेग में परिवर्तन बटा समय, √2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है और इसकी दिशा साउथ वेस्ट में है। यह हमारे प्रश्न का सटीक उत्तर हुआ। और अब ज्यादा अवकलन नहीं कर रहा हूं, पर एक छोटा सा नोट यहां पे लिख दे रहा हूं कि द्विविमीय गति में, 2 डायमेंशनल मोशन में त्वरण को हम ऐसे लिखा करेंगे, AXi कैप AYJ कैप। त्वरण एक सदिश है, उसके 2 घटक हैं, जैसे वेग को लिखते थे VXi कैप VYJ कैप। अब किसी ने पूछा AX क्या है, तो ये वेग के x घटक में परिवर्तन की दर है। वेग सदिश का x घटक जिस रफ्तार से, जिस रेट से बदल रहा है, वही त्वरण का x घटक होता है। और AY का क्या अर्थ है, तो आंसर है वेग सदिश के y घटक में परिवर्तन की दर। वेग सदिश के y घटक में परिवर्तन की दर को हम AY अर्थात त्वरण का y घटक कहेंगे। और एक विमीय गति में IJ इत्यादि लिखने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ धन और ऋण चिन्ह से ही दिशाबोध हो जाता है। तो विद्यार्थियों, अब हमने मूलतः शुद्ध गतिकी के पाठ में, काइनेमैटिक्स के चैप्टर में जो भिन्न प्रकार की परिभाषाएं हैं, स्थिति सदिश, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग और त्वरण को समझ लिया। यहां के बाद अब हम एक कण के नियत वेग से गति, जिसको हम एक समान गति कहते हैं, एक समान गति, और नियत त्वरण से गति के विभिन्न केसेस को समझेंगे और उन पर आधारित प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है यह सीखेंगे अगली क्लास में। इस क्लास में 2 छोटे छोटे नोट्स के साथ क्लास की समाप्ति कर रहा हूं। इन दोनों नोट्स पर खुद से जरा विचार कीजिएगा
और हो सकता है कि अगली क्लास में मैं आपसे इन पर कोई प्रश्न भी पूछ लूं, तो इन दो छोटे छोटे नोट्स को याद करेंगे। पहला, वेग समय ग्राफ एवं समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल विस्थापन को बताता है। वेग और समय के बीच यदि ग्राफ दिया हो, किसी कण के वेग एवं समय के बीच का ग्राफ दिया हो, एक विमीय गति कर रहा है कण एक सरल रेखा पर गति कर रहा है, उसके वेग और समय के बीच का एक ग्राफ दिया गया है। यदि मैं किसी प्रकार इस क्षेत्रफल का मान ज्ञात कर सकूं, इस क्षेत्रफल का मान मैं ज्ञात कर सकूं, इस क्षेत्रफल को माप सकूं, तो यह क्षेत्रफल समय t1 से t2 के बीच कण के विस्थापन को बताता है। वेग समय ग्राफ, वेग समय का ग्राफ एवं समय अक्ष, यह है ग्राफ और यह है समय अक्ष। तो ग्राफ और समय अक्ष के बीच बंद यह क्षेत्रफल हमें कण के विस्थापन को बताता है। किसी प्रकार से यदि हम यह क्षेत्रफल ज्ञात कर लें तो हमें कण का विस्थापन प्राप्त हो जाता है। यह पहला नोट। और दूसरा नोट, इन नोट्स के ऊपर प्रश्न और इन पर थोड़े और प्रकाश अगली क्लास में डालेंगे। आप इन दो नोट्स को सिर्फ नोट कर लीजिए। त्वरण समय ग्राफ एवं समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल वेग में परिवर्तन को बताता है। देखिए, यहां बहुत बड़ी गलती करते हैं छात्र। त्वरण समय ग्राफ का क्षेत्रफल वेग को बताता है। नहीं, वेग में परिवर्तन को बताता है। बहुत गौर करने वाली बात है कि इस ग्राफ का क्षेत्रफल वेग नहीं बताता, वेग में हुए परिवर्तन को बताता है। यदि यह कण के एक विमीय गति कर रहे कण के त्वरण और समय के बीच का ग्राफ है, तो इस ग्राफ और समय अक्ष के बीच का बंद यह क्षेत्रफल हमें सीधा सीधा वेग में परिवर्तन को बताता है। अर्थात यह क्षेत्रफल जो है, यह क्षेत्रफल जो है वह v माइनस यू होता है। या इसको ऐसा लिख देता हूं आपको कंफ्यूज नहीं करते हुए, v2 माइनस v1 बराबर है। जहां v2 समय t2 पर कण का वेग है, v1 समय t1 पर कण का वेग है। इस समय पर कण का वेग आरंभिक वेग और v2 इस समय पर कण का वेग है। तो कण के वेग में जो परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन का मान हमें इस क्षेत्रफल से मिलता है। इन दो नोट्स के साथ हम आज की अपनी कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम इनके ऊपर, हो सकता है मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूं, तो थोड़ा इन पर स्व अध्ययन भी कीजिए यदि संभव हो तो। और इसके पश्चात हम, जैसा हमने कहा, एक समान गति और एक समान त्वरण से गति के ऊपर प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, वो चर्चा शुरू करेंगे। और उस पर ढेर सारे प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगली क्लास में फिर मिलते हैं।